हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एजुकेशन बस सी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो JVNL पिछले वर्ष 2018 में एग्ज़ाम हुए थे, उसके एक पेपर है मेरे पास, तो उसके सभी पेपरों को हम सोल्व करेंगे। तो ये पेपर आज मैं जो लेके आया हूँ वो है 29 अगस्त 2018 का पेपर है। 29 अगस्त 2018 का पेपर है और ये सेकेंड शिफ्ट का है। जो 12 बजे वाली एग्ज़ाम थी, शिफ्ट थी, उसका पेपर है। इसमें सभी हम टेक्निकल और मैथ के क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जिसमें टेक्निकल में 100 क्वेश्चन आते हैं और मैथ के अंदर 15 से 25 क्वेश्चन के बीच में आता है। इसका जो सिलेबस है उसके बारे में अलग से हम वीडियो बना के चर्चा करेंगे। तो जो इसका जो मास्टर क्वेश्चन पेपर की विथ आंसर की सहित है, तो इसके बाद में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यानी कि इसमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल से संबंधित है और जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो आज हम सभी टेक्निकल क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे, जो भी यानी कि पिछले एग्जाम में आए हुए हैं सभी चैनल यानी कि क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक दोनों मिल जाएंगे। आप उसमें एनी इन्फॉर्मेशन टेक्निकल से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं पहुंच पाती है वो हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो आप उन ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो यानी कि सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, टेक्निकल का है। निम्न में से कौन सा बलों की विद्युत रेखाओं का एक गुण है? तो इसमें ये कहा गया कि बलों की जो विद्युत रेखाओं का गुण है वो कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन है, ये धनात्मक आवेश से आरंभ होती है। जो विद्युत रेखाएं होती है वो कहाँ से आरंभ होती है? धनात्मक आवेश से। क्या ये ऑप्शन सही है आपके लिए? जो सेकंड ऑप्शन है उसकी बात करते हैं, ये ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। जो विद्युत रेखाएं होती है वो क्या ऋणात्मक आवेश पर जाके समाप्त होती है? सी ऑप्शन है इसका, बलों की रेखाएं समांतर होती है। और डी ऑप्शन इसमें, बलों की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है और इनकी प्रवृत्ति लंबाई में सिकुड़ने वाली होती है। तो इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा यानी कि ऑप्शन आपके लिए सही है। क्वेश्चन को यानी कि सही से पढ़िए और उसके बाद में आंसर आपको देना है। तो इसके अंदर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगी। जो बलों की रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश क्या बताते हैं। मतलब दो आवेश है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। दोनों दूरों के बीच में यानी कि दोनों आवेशों के बीच में यानी कि दूरी का मान कम है। तो ये दोनों क्या दर्शाते हैं? ये विद्युत आवेश को दर्शाते हैं या द्विध्रुवण आघूर्ण को दर्शाते हैं, विद्युत द्विध्रुवण को दर्शाते हैं, विद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं या फिर विद्युत विभव को दर्शाते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है तो आपको ये डिसाइड करना है। तो जो कम दूरी पर रखे गए हैं दो बराबर के बिंदु के आवेश, तो वो क्या दर्शाएंगे? यानी कि विद्युत द्विध्रुव, मतलब विद्युत के दो ध्रुवों को दर्शाएंगे जो कम दूरी पर रखे गए हैं। उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जो ओमिक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? जो ओमिक चालक होता है उसका प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? यानी कि एक पदार्थ है जिसका चालक का पदार्थ का चालक प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? लंबाई पर करेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करेगा, पदार्थ पर करेगा, तापमान पर करेगा या फिर इन सभी पर करेगा? तो जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर भी डिपेंड करता है और पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और पदार्थ पर भी निर्भर करता है और पदार्थ का जो तापमान होता है उस पर भी निर्भर करता है। तो इसमें यानी कि ई ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं, वर्ग तरंग का रूप गुणांक क्या होता है? जो वर्ग तरंग होती है, वर्ग तरंग मतलब इस प्रकार से, तरंगी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। तो जो ये वर्ग तरंग होती है ये क्या प्रदर्शित करती है? जो वर्ग तरंग का रूप गुणांक है वो क्या होता है? जैसे कि 1.11 या 1.16 या 1.57 या फिर 2। तो इनमें से आपको यानी कि जवाब देना है कि कौन सा इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा। तो जो वर्ग तरंग का रूप गुणांक होता है वो होता है इकाई। जो वर्ग तरंग का रूप गुणांक होता है वो इकाई होता है। तो सबसे पहले बात करें कि जैसे वर्ग तरंग की जगह आपको
लाइन वेव दे दिया जाए या वर्ग तरंग तो इसमें दिया ही है, या फिर दाता आरी दे दिया जाए तो इसका रूप गुणांक किस प्रकार से होता है। जैसे कि पीक फैक्टर, पीक फैक्टर दो राशि होती है, एक तो पीक फैक्टर और एक फार्म फैक्टर, दोनों होती है। तो पीक फैक्टर में जो लाइन वेव होती है, एक तो लाइन वेव हो जाएगी लाइन वेव, दूसरी हो जाएगी वर्ग वेव जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, और एक हो जाती है दाता आरी, दाता आरी। तो इसमें जो पीक फैक्टर की मान होती है वो लाइन वेव में कितनी होती है, वर्ग वेव में कितनी होती है और दाता आरी में कितनी होती है। तो जो पीक फैक्टर की वैल्यू होती है वो लाइन वेव में कितनी होती है 1.414 ये होती है, और वर्ग वेव में कितनी होती है इकाई, जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है। और जो दाता आ रही होती है उसमें कितनी होती है 1.732। फिर उसके बाद में बात करते हैं फार्म फैक्टर में लाइन वेव का कितना होता है मान, वर्ग वेव का कितना होता है और दाता आरी का कितना होता है। तो जो लाइन फार्म फैक्टर होता है उसमें लाइन वेव का मान होता है 1.11 और जो वर्ग वेव होता है उसका होता है 1, मतलब वर्ग वेव का पिक फैक्टर में और फार्म फैक्टर में दोनों में मान एक ही रहेगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि जो दाता आ रही होती है उसमें कितना होता है 1.16। तो इस प्रकार से आपको ये सभी यानी कि नोट करके लिख लेना है। तो ये यानी कि पिछले साल के यानी कि टेक्निकल हेल्पर के कुछ क्वेश्चन थे तो इसके बारे में। तो हमारा 4 नंबर में हो जाएगा बी ऑप्शन 1, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी ज्या तरंग का शीर्ष गुणांक क्या होता है। जो अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है उसका शीर्ष गुणांक का मान कितना होता है। जो अर्ध तरंग दिष्टकारी की बात करें तो इसका शीर्ष गुणांक होता है 2। तो इसमें ऑप्शन है यानी कि 1.41, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 1.73 और डी ऑप्शन है 2 और ई ऑप्शन है 1.16। तो इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा हमारा 2। तो जो अर्ध तरंग दिष्टकारी ज्या तरंग का शीर्ष गुणांक कितना हो जाएगा 2, इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। फिर उसके बाद में बात करते हैं निम्न में से कौन सा पार्श्व परिपथ का एक गुणांक है, यानी कि निम्न में से कौन सा एक पार्श्व परिपथ का गुणांक है। तो इसकी बात करें तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन है प्रत्येक ब्रांच का वोल्टेज भिन्न होता है। पार्श्व परिपथ मतलब समांतर परिपथ, समांतर परिपथ। तो समांतर परिपथ में इनमें से दिया गया 4-5 आपके पास ऑप्शन है, तो इनमें से पांचों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही यानी है समांतर क्रम के अनुसार। तो प्रत्येक ब्रांच का वोल्टेज भिन्न होता है। तो समांतर क्रम में तो यानी सभी ब्रांच का वोल्टेज समान होता है और प्रत्येक ब्रांच की धारा समान होती है, नहीं दोनों ही ऑप्शन यानी कि गलत है। धारा सबकी अलग अलग होगी समांतर क्रम में और वोल्टेज सभी का समान होगा, तो ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे। फिर उसके बाद में धारा प्रतिबाधा पर निर्भर करती है, नहीं धारा प्रतिबाधा पर निर्भर नहीं करती है समांतर क्रम में, और कुल धारा ब्रांच धाराओं के सदिश योग के बराबर होती है। हाँ ये ठीक है। और ई ऑप्शन है प्रत्येक ब्रांच के वोल्टेज और धारा के मध्य का कोण समान होता है, नहीं प्रत्येक वोल्टेज और धारा के मध्य का कोण समान नहीं होता है, जैसे कि अलग अलग होता है सभी के अंदर। इसके अंदर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो समांतर क्रम होता है उसमें कुल धारा जितनी ब्रांच धाराओं में बढ़ रही है उसके सदिश योग के बराबर हो जाती है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं पिछले साल के सभी टेक्निकल हेल्पर के पेपर आपके पास यानी कि प्रोवाइड कराने वाला हूँ, हल करने वाले हैं हम साथ मिलके। और जो क्वेश्चन आपको यानी कि समझ में नहीं आता है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में यानी कि लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का, और अनेक जानकारियाँ वहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन भी आप ज़रूर चेक करें। उसके बाद में 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है, यानी कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसके प्रतिरोध का मान सबसे कम होगा। या तो आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है या फिर इस प्रकार से आ सकता है कि निम्न में से जो ये पदार्थ दिए गए हैं आपके पास इनमें से किसकी चालकता सबसे कम अधिक है। ठीक है, चालकता सबसे अधिक किसकी है, इस प्रकार से भी आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे कि सबसे पहले दिया गया है एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद में चांदी, फिर उसके बाद में लोहा, फिर उसके बाद में तांबा और फिर उसके बाद में निकेल। तो इनमें से यानी कि प्रतिरोधकता किसकी कम होगी, जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी, जिसका प्रतिरोध मान कम होगा उसकी चालकता अधिक होगी। तो चालकता अधिक किसकी होती है, चांदी की, तो प्रतिरोध इसका सबसे कम हो जाएगा। तो इसमें से एल्यूमिनियम, चांदी, लोहा, तांबा और निकेल में से हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चांदी। तो बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा।
उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जैसे कि 5 किलो ओम 0.5 वाट प्रतिरोध की वोल्टेज रेटिंग ज्ञात कीजिए। इसकी वोल्टेज रेटिंग ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए वोल्टेज रेटिंग ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो P बराबर जो पावर बराबर होता है V² बटा R, ये आपके पास होता है। तो जैसे कि पावर जैसे यहाँ पर समझाऊँ, P बराबर होता है V² बटा R। जैसे पेंसिल का मैं आकार थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, हाँ ये ठीक है। तो P² बटा R हो जाएगा। तो हमें इसको हल करेंगे तो V² बराबर P इंटू आर, P इंटू आर हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो V बराबर पावर कितनी है, यहाँ पर पावर है 0.5 वाट, 0.5, और जो R का मान है वो कितना है 5 किलो ओम। तो 5 किलो ओम का मतलब है 5 के आगे 3 जीरो है, 5 1 2 3 जीरो, इस प्रकार से। तो जब यहाँ पर यानी कि इसके नीचे पॉइंट हटाएंगे तो जीरो आ जाएगी और इस जीरो से ये कट जाएगी। तो इसको जब गुणा करेंगे तो V बराबर हो जाएगा 5 गुणा 5 25, तो 2500 हो जाएंगे इसके। अब देखिए यहाँ पर V² चल रहा था, यहाँ पर V², तो V² बराबर 25 हो गया, 2500। तो V बराबर क्या हो जाएगा 2500 बट के ऊपर रूट आ जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो 2500 किसका रूट होता है 50 का। इस प्रकार से हमारा 50 वोल्ट ऑप्शन में कौन सा है, सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पेंसिल का आकार फिर से बढ़ा लेते हैं। तो 50 वोल्ट जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 घंटे के लिए 15 एम्पीयर पर आवेशित बैटरी के लिए आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा क्या होगी। 10 घंटे तक काम में ले रहे हैं और 15 एम्पीयर से आवेशित बैटरी के लिए आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा कितनी हो जाती है। तो आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा मतलब आवेश के बारे में पूछ रहा है, तो आवेश को Q से डिनोट करेंगे और Q बराबर होता है I इंटू टी। तो जो Q बराबर है I कितनी धारा है, यानी कि 15 एम्पीयर, 15 एम्पीयर, और कितने समय तक 10 घंटों तक, 10 घंटे तक इसको ले लेंगे। लेकिन जो ये मानक इकाई होती है तो उसको इकाई हम किस में ले लेते हैं, यानी उसकी मात्रक में लेते हैं। तो मात्रक समय का कितने क्या होता है सेकेंड। तो जो 10 घंटे हैं इसको सेकंड में बदलेंगे। तो सबसे पहले मिनट में बदलेंगे, फिर उसके बाद में सेकंड में बदलेंगे। तो जब Q को यहाँ पर गुणा करेंगे तो 15 गुणा 6 से यहाँ से करिए, तो 15 गुणा 10 करेंगे 150, गुणा 6 गुणा 36 हो जाएंगे। तो Q बराबर हो जाएंगे 150 गुणा 3600। जब इसको गुणा करेंगे तो 36 गुणा 15, तो 36 गुणा 15 करेंगे तो ये लगभग 15 छक्की 90 और 15 मतलब 54,000, हाँ मतलब 5,40,000 गुलाम के लगभग आ जाएगा, लगभग ये पूरा आ जाएगा 5,40,000 गुलाम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन में ये ऑप्शन मिल रहा है हमारे, जैसे कि 150 गुलाम, 900 गुलाम, 3600 गुलाम, 9,000 गुलाम और एक है 5,40,000 गुलाम। तो ये ई ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, श्रेणी में संयोजित 37 ओम, मतलब श्रेणी में प्रतिरोध संयोजित है। तो एक तो प्रतिरोध है 37 ओम, एक है 21 ओम और एक है 52 ओम। प्रतिरोधों का तुल्यांकी प्रतिरोध क्या होगा, मतलब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो यानी कि श्रेणी में प्रतिरोध RT ज्ञात करने का सूत्र क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितने भी Rn तक जितने प्रतिरोध है सबको जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से आपके पास यानी कि प्रतिरोध आ जाएंगे। तो 37, 21 और 52 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, लगभग 52, 21 और 37, 37, 21 और 52, 7, 8, 9, 10, मतलब 0, 3, 5, 10, मतलब 110 ओम आ जाएगा। तो इसमें से 110 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो अर्धचालक में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोस्तों जैसे कि चालक होते हैं तो उसमें यानी कि जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो उतना ही अच्छा चालक होगा। और जिस परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स
हो जाते हैं तो वो पदार्थ यानी कि अचालक बन जाता है। और अचालक बन जाता है कौन सा पदार्थ बन जाता है जिसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अगर जिस परमाणु की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो अर्धचालक रहेगा, और जिस परमाणु की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 या 3, तो वो यानी कि सबसे अच्छा चालक होगा। और एक कौन से पदार्थ के अंतिम कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन, चांदी की जो चांदी होती है उसके अंतिम कक्षा में 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसीलिए चांदी सबसे अच्छा चालक है। तो जो अर्धचालक है उसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4। तो ऑप्शन नंबर 4 कौन से में है, डी ऑप्शन के अंदर 4 है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए पार्श्व संयोजित, पार्श्व संयोजित मतलब समांतर संयोजित 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम प्रतिरोधों का तुल्यांकी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। मतलब समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम, तो इनका टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो देखिए समांतर क्रम में जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है उससे भी कम प्रतिरोध आता है, और श्रेणी क्रम में जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है उससे भी अधिक मान आता है। तो 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम में यानी कि सबसे छोटा कौन है, 2 ओम, तो हमारा ऑप्शन 2 ओम से भी छोटा आएगा। अब देखिए 2 ओम से छोटे 1.14 और 0.4, तो इनमें कन्फ्यूजन है, तो हमारे पास इन तीनों ऑप्शनों में से आएंगे, 4 ओम नहीं आएगा और 2.1 ओम नहीं आएगा। तो देखिए किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं इसमें, जैसे कि 1/RT से ज्ञात करते हैं इसको, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 3 ही है हमारे पास। तो जैसे कि 1/RT बराबर 1/R का मान कितना है, 2, प्लस 1/R2 का मान कितना है, 4, प्लस 1/R3 का मान कितना है, 8। जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसमें, यानी कि 8। जब 2 का भाग 8 में लेंगे, इनको हल कर लीजिए आप जल्दी से, जैसे मैं जल्दी से हल कर लेता हूँ। यहाँ पर 4 प्लस 2 प्लस 1, तो 1/RT बराबर हो जाएंगे ये, यानी कि 4, 5, 6 और 7, यानी कि 7/8। और जब इसको हल करेंगे तो यानी कि 1/RT का मान है, जब इसको हल करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8/7। जब इसको हल करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। अब जैसे कि हमारे ऑप्शन में आपको एग्जाम में ये नहीं करना है कि जैसे कि पूरा हल करके आपको देखना है यहाँ पर कितना मान आएगा, आप पूरा मान हल कर रहे हैं उसके बाद में ऑप्शन में आंसर दे रहे हैं, तो ये तरीका आपका मतलब टाइम वेस्ट करने का तरीका है। तो जैसे कि मेरे को पता लगा कि मेरा मान 1 से अधिक आएगा, तो देखिए हमारे ऑप्शनों पे चलते हैं, जैसे 0.5 है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एक बी में ऑप्शन है 1, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सी में ऑप्शन है, क्योंकि तीनों में से आंसर आना है, तो सी ऑप्शन है 1.14, तो ये हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर पुटअप करने हैं। फिर उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, श्रेणी में संयोजित 3 संधारित्रों की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। यदि दिया गया है कि उनकी व्यक्तिगत धाराएं 20 म्यू फेरड, 100 म्यू फेरड और 50 म्यू फेरड है, तो जो संधारित्र होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, उनमें जो प्रतिरोध का जो सूत्र लगता है उसके विपरीत होता है। श्रेणी क्रम में समांतर वाला सूत्र लगेगा, तो श्रेणी क्रम में कुल धारिता ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 1/C टी बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, इस प्रकार से जितने भी मान हैं उस प्रकार से हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में है तो इसमें 20 म्यू फेरड, 100 म्यू फेरड और 50 म्यू फेरड आपके पास मान दिए गए। तो श्रेणी क्रम में मतलब जो सबसे छोटा मान आता है, जैसे कि इसके अंदर 20 म्यू फेरड है, तो 20 म्यू फेरड से भी छोटा मान आएगा। तो देखिए इसमें से एक तो 20 म्यू फेरड भी कभी मतलब आने की चांस तो रहते हैं, लेकिन अधिकतर चांस ना आने के रहते हैं। तो 20 हमारा ये ऑप्शन कट जाएगा, और 22.5 म्यू फेरड ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं, तो 3 ऑप्शन में यानी कि तुक्का भी लगाना है, तो 3 में से तो 2 ही गलत होंगे, 1 तो सही होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास यानी कि 50% के लगभग चांस सही के होते हैं, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर में यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन तो मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, और जो 5, 15 और 12.5 है इनमें से हमको आंसर देने हैं। तो देखिए 1/CT मतलब कैपेसिटेंस बराबर 1 जैसे कि C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस प्रकार से होता है। तो CT बराबर होता है जैसे 1/20 प्लस 1/100 प्लस 1/50, तो 1/CT बराबर
इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 100 एलसीएम आ जाएगा इसका। जब 20 का भाग इसमें देंगे और इनको हल करना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, मैं हल कर लेता हूँ। 5 + 1 + 2 तो 5 6 7 8। जब इसको उल्टा करेंगे तो CT बराबर आ जाएगा यानी कि 100/8। तो इसको जैसे कि हल करेंगे तो लगभग किसके बराबर आएगा, ये लगभग आ जाएगा बराबर 12.5, मतलब 12×12 लगभग 12.5 के लगभग आ जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फिर खालिस्तान यानी कि किस एक वह खालिस्तान एक ऐसा विद्युत यंत्र है जिसका इस्तेमाल प्रतिरोध घटाकर धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग प्रतिरोध घटाकर धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ऐसा कौन सा है, जैसे कि मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर से तो यानी कि वोल्टेज, रेजिस्टेंस और धारा मापने के लिए काम में लिया जाता है। बैटरी, तो बैटरी के अंदर यानी कि बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। वोल्टेज डिटेक्टर, ठीक है, वोल्टेज डिटेक्टर होता है जो वोल्टेज को यानी कि कम ज़्यादा यानी वेरिएशन सुधारता है। और जो रियोस्टेट का मतलब होता है कि प्रतिरोध को कम करना और ज़्यादा करना। तो प्रतिरोध को यानी कि कम ज़्यादा करने से हमारी धारा भी कम ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें राइट आंसर यही हो जाता है। और जो ई ऑप्शन है एमीटर, तो एमीटर क्या काम आता है, ये एमीटर धारा मापने के काम में आता है। और एमीटर को हमेशा और हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए। अगर समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे तो उस कंडीशन में कि धारा का मान अनंत हो जाएगा और उस समय हमारी लाइन खराब हो जाएगी। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 6 वोल्ट बैटरी के माध्यम से प्रवाहित प्रत्येक कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की। तो 6 वोल्ट बैटरी के माध्यम से प्रवाहित प्रत्येक कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो इसके अंदर ऊर्जा बराबर होती है VIT। ठीक है, VIT। तो इसके अंदर वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 6 वोल्टेज इंटू धारा कितनी है, धारा हमारे पास 1.6। धारा क्या हो जाती है बैटरी की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इंटू समय कितना है, मतलब समय प्रत्येक आवेश की ऊर्जा दी गई है। तो इसमें समय आ जाएगा 1 सेकेंड। तो 1 से गुणा कीजिए या नहीं कीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इनको गुणा करेंगे तो जैसे कि 6 को 1.6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 36.6 और 3 9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब या जूल इसमें आपके पास आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा कितनी आ जाएगी 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ध्यान रखना है कि ऊर्जा माइनस में आ रही है, यहाँ पर माइनस में लगाने का। तो 9.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये ऑप्शन कौन से में है, तो ये ऑप्शन जैसे कि 1.6 ये गलत हो जाएगा, 7.6 गलत हो जाएगा, 1.6 10.6 लगभग डी में है सही। तो डी में है 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो लेक्लांस सेल का ईएमएफ लगभग कितना होता है, इसमें पूछा लगभग। तो ऐसे वर्डों पर आपको ध्यान देना है कि लगभग कितना होता है। तो जो लेक्लांस सेल होता है उसका ईएमएफ क्या 1 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है, 2 वोल्ट होता है, 2.5, 3। इसमें से आपको जो सही आंसर है उसका चुनाव करना है। इसमें से जो लेक्लांस सेल होता है उसका ईएमएफ होता है 1.5 वोल्टेज। ठीक है, जो डेनियन सेल होता है उसका 1 वोल्ट रहता है। जो वोल्टेक सेल होता है उसका 1.08 वोल्टेज रहता है। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो इनमें से प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, यानी कि चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, एक डायचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ मतलब जो चुंबकीय रेखाओं में यानी कि कमी पैदा करता हो। तो चुंबकीय रेखाओं में कमी पैदा कौन करता है, एक तो सोना, लकड़ी और पारा, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थों में हो जाएगी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सोना। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे पास 24 मिनट हो गए हैं, 24 मिनट में यानी कि 18 क्वेश्चन हुए हैं। तो देखिए मतलब वहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे।
150 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 120 मिनट इनको अटेंड करने के लिए दिए जाएंगे, समय होगा 2 घंटे का। तो मतलब एक क्वेश्चन में हमें मुश्किल से मुश्किल 40 से 45 सेकंड का समय मिलता है। तो 40 से 45 सेकंड का समय मिलता है। तो देखिए यहाँ पर भी मतलब मैं तो आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें भी लगभग हमें टाइम खूब कवर कर रहे हैं। तो जो थ्योरी का टाइम बचेंगे हम वो कहाँ पर लगाएंगे, मैथ के अंदर। तो जो लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें H2SO4 जो तनुगंधक का अम्ल होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें कौन सा, नाइट्रिक एसिड नहीं, सोडियम एसिड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, डाइल्यूटिक सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ तो डाइल्यूटिक सल्फ्यूरिक अम्ल उसी को बोला जाता है तनुगंधक का अम्ल। तो H2SO4, तो इसका उपयोग हम लेड एसिड बैटरी में करते हैं। अब उसके बाद में देखिए शुद्ध प्रतिरोधी भार में, शुद्ध प्रतिरोधी भार के वोल्टेज और धारा के मध्य का फेज कोण कितना होता है। जो शुद्ध प्रतिरोधी भार होता है उसमें धारा और वोल्टेज यानी कि बराबर होती है, शिखर मान पर जैसे वोल्टेज पहुंचा धारा पहुंचाएगी। और जो शुद्ध कैपेसिटी होता है तो उसमें यानी कि धारा आगे रहती है, वोल्टेज पीछे रहते हैं। और जो शुद्ध इंडक्टिव रहता है, जो शुद्ध प्रेरकीय होता है उसमें यानी कि धारा पीछे रह जाती है और वोल्टेज आगे निकल जाता है। तो इसमें यानी कि शुद्ध प्रतिरोधी पूछा है, तो शुद्ध प्रतिरोधी में यानी कि 0 डिग्री दोनों के बीच में फेज अंतर होता है, इसके अंदर 0 डिग्री आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन है 45, सी ऑप्शन है 90, डी ऑप्शन है 180 और ई ऑप्शन है 270। इसमें ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। यदि एक दीवार घड़ी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, यदि एक दीवार घड़ी 6 वोल्ट बैटरी से चलती है और इसे अलार्म बजाते समय 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करनी पड़ती है तो आवश्यक शक्ति क्या है। तो जो शक्ति का सूत्र है वो क्या है हमारे पास, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई होता है। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि वोल्टेज दे रखा है और धारा दे रखी है, तो हमें सीधी सी बात है यहाँ पर पावर ज्ञात कर लेंगे। तो P बराबर वोल्टेज कितना है 6 वोल्टेज इंटू धारा कितनी है 0.2 वोल्टेज, 0.2 वोल्टेज को इसी 3 दूनी 6, तो इसमें 3 वाट हमारी पावर आ जाएगी। तो इसके अंदर जो घड़ी की शक्ति है वो कितनी हो जाएगी 3 वाट। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। जो 50 हर्ट्ज की आवर्ती युक्त 0.5 हेनरी प्रेरण वाली एक परिनालिका कोयल का प्रेरण के प्रतिघात क्या है। प्रतिघात को हमेशा एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। जो एक्सेल होता है तो एक्सेल बराबर क्या होता है, एक्सेल बराबर होता है प्रेरण के प्रतिघात। तो एक्सेल बराबर होता है 2πfl। तो इसमें 2πfl किस प्रकार से हम हल करेंगे, देखिए एक्सेल को प्रेरण के प्रतिघात को एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं और एक्सेल का मान होता है 2πfl। तो 2 यहाँ पर ऐसे कैसे लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 7/22, 22/7 या 3.14, इस प्रकार से। फ्रिक्वेंसी का मान क्या यहाँ पर कितना दिया गया है 50 हर्ट्ज इंटू एल, प्रेरण के प्रतिघात का मान कितना है 0.5 हेनरी। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, जब एक्सेल बराबर जैसे कि 2 इंटू 3.14, तो इसको हल करेंगे तो जैसे मैं हल कर लेता हूँ। चलो 8, 2 1 2 3 2 6 50 0.5, जैसे कि इसको मैं हल कर लेता हूँ। 25 0 तो ये हो जाएगी। अब 25 × 200 और 25 × 50 और 20 70 25 36 150 और 7 157, जैसे कि 2 पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, ये लगभग 157 आएंगे, 7 कहाँ से लग दिया, तो 157। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, जैसे कि ए ऑप्शन है 102, बी ऑप्शन है 120, सी ऑप्शन है 131, डी ऑप्शन है 143 और ई ऑप्शन है 157। तो ई ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए एक्सेल बराबर 2πfl होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि किसको जोड़कर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए जा सकते हैं। जो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको जोड़कर
यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए जा सकते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए पंच संयोजी तत्व यानी कि पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को जोड़कर एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। और जो पी टाइप के बनाए जा सकते हैं, जो पी टाइप के बनाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? त्रिसंयोजी पदार्थ होते हैं। तो जैसे त्रिसंयोजी पदार्थ कौन से होते हैं? बोरोन और इंडियम और एल्यूमिनियम, ये होते हैं। जैसे पंचसंयोजी की बात करें तो पंचसंयोजी में कौन से आ जाएंगे? एंटीमनी और आर्सेनिक। ये तो इसमें से कौन सा ऑप्शन से आ जाएगा? एन टाइप बनाने के लिए एंटीमनी और आर्सेनिक। तो ये पंचसंयोजी पदार्थ होते हैं। आर्सेनिक, अगर आर्सेनिक की जगह एंटीमनी होता ऑप्शन में, एंटीमनी और आर्सेनिक में से दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ हो सकता है। तो इसमें से एंटीमनी और आर्सेनिक दोनों ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। ये कौन से पदार्थ हैं? पंच संयोजी, क्योंकि इसकी अंतिम कक्षा में इनकी 5 इलेक्ट्रॉन संयोजी होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है पंच संयोजी पदार्थ। फिर बात करते हैं आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर। क्वेश्चन नंबर 23 में आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर में कम से कम यानी कि कितने फेज शिफ्ट नेटवर्क होते हैं? जो आरसी मतलब प्रतिरोध और कैपेसिटर। जो प्रतिरोध और कैपेसिटर पदार्थ होते हैं उसमें कितने यानी कि फेज शिफ्ट होते हैं? तो जो प्रतिरोध और कैपेसिटर पदार्थ होते हैं उसमें यानी कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो जो आरसी फेज शिफ्ट होते हैं उसके अंदर 3 फेज होते हैं। कितने फेज शिफ्ट होते हैं? 3 फेज शिफ्ट होते हैं। 3 फेज शिफ्ट होते हैं। तो जिसमें 3 यानी कि इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या? हॉट वायर मीटर किसको मापता है? जो हॉट वायर मीटर होता है वो किसको मापता है? मतलब गर्म तार मीटर वो किसको मापता है? जैसे कि प्रारंभिक धारा को, अधिकतम धारा को, औसत मान को, आरएमएस मान को, और इनमें से कोई नहीं। यानी कि जितने मीटर होते हैं वो अधिकतर यानी कि विद्युत धारा के आरएमएस मान को, मतलब औसत मान को, औसत माप यानी कि आरएमएस मान को मापते हैं। औसत मान को नहीं, सॉरी, आरएमएस मान को मापते हैं। जैसे कि वोल्ट मीटर, एमीटर। इसमें क्या है कि हॉट वायर मीटर में यानी कि धारा गुजरती है उसके अंदर से और उसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन होता है, जिससे कि यानी उसका मान मेजरमेंट किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 20 ओम प्रतिरोध, 20 ओम प्रतिरोध का एक इलेक्ट्रिक आयरन 5 एम्पेयर करंट लेता है। 30 सेकंड में उत्पन्न ताप की गुणा करिए। तो ताप यानी कि उष्मा की गणना करनी है। तो उष्मा को H से निर्धारित किया है। H बराबर है I² इंटू RT। तो I² इंटू RT इससे गुणा किया जाता है। तो हमारे पास यानी कि उष्मा की गणना करनी है। तो I का मान हमारे पास 5 एम्पेयर है, धारा का मान। R का मान हमारे पास 20 एम्पेयर है और T बराबर हमारे पास 30 सेकेंड है। तो सीधा सीधा इसमें मान यानी कि मान अंकित कर दीजिए और हमारे पास H का मान आ जाएगा। तो I² इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू R का मान है हमारे पास 20 ओम और समय बराबर है हमारे पास 30 सेकेंड। हमेशा इनकी इकाइयों में मान लेना है। तो समय की यानी कि समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड में यहाँ पर समय दिया है। अगर यहाँ पर 1 मिनट देते तो हम 60 सेकंड लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर गुणा करें 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 इंटू 20 गुणा 3 करेंगे तो 3 दूनी 600 हो जाएंगे। तो इसको गुणा 25 6 की 150, मतलब 2 जीरो और आगे, मतलब 15,000 जूल आ जाएंगे। तो इसमें से 15,000 जूल कौन सा ऑप्शन है? ई ऑप्शन। तो ई ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यानी इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जितने भी ग्रुप है सभी पर शेयर कर दीजिए। और इसमें यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं जितने भी टेक्निकल हेल्पर के, DMRC के और ALP के असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर है टेक्नीशियन के, सभी हल करने वाले हैं हम सब मिलकर। जो सोलर सेल है वो किस चीज़ का बना होता है? तो सोलर सेल यानी कि सिलिकॉन का बना होता है। सोलर सेल जो फोटो डायोड होते हैं तो वो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। बी ऑप्शन है टाइटेनियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं, टेफ्लॉन नहीं, फिर एल्यूमिनियम नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 27 नंबर क्वेश्चन है फिलामेंट लैंप आमतौर पर खालिस्तान के पावर फैक्टर पर काम करता है। जो फिलामेंट लैंप होते हैं जैसे कि इस प्रकार से टंगस्टन का फिलामेंट है तो वो प्रतिरोध फिलामेंट लैंप होता है। और प्रतिरोध फिलामेंट लैंप क्या होता है कि इकाई पावर फैक्टर पर काम करते हैं।
इसमें से कौन सा हो जाएगा, जैसे कि 0.5 लीडिंग नहीं, 0.5 लैगिंग नहीं, इकाई, बिल्कुल इकाई पावर फैक्टर पर काम करते हैं। कभी भी आपको फिलामेंट लैंप, प्रतिरोध लैंप ये दे दिया जाए तो वो इकाई पावर फैक्टर पर ही काम करेंगे। तो इसमें सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। चुंबकीय पारगम्यता को खालिस्तान संकेत से दर्शाया जाता है। जो चुंबकीय पारगम्यता होती है उसको किससे दर्शाया जाता है? जो चुंबकीय पारगम्य होती है उसको पारगम्यता मतलब जो वायु में होती है, किसी पदार्थ में होती है, किसी माध्यम में होती है, तो उसको म्यू से दर्शाया जाता है। तो चुंबकीय पारगम्यता को म्यू से दर्शाया जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाता है। एच नहीं, सी फ्लक्स नहीं, ई नहीं, वाई लैम्बडा नहीं। उसके बाद में बात करते हैं लेबोरेटरी में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला सिंगल जनरेटर मतलब ओसिलेटर है। जो लेबोरेटरी होती है उसमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला सिंगल जनरेटर कौन सा होता है? तो इसमें आपको यानी कि ऑप्शन है वेन ब्रिज, दूसरा ऑप्शन है हार्टले, तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टल, चौथा ऑप्शन है फेज शिफ्ट और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यानी कि जो ए प्रकार का होता है वो, तो जो वेन ब्रिज सिंगल जनरेटर होता है वो हमारा यहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। तो क्रिस्टल नहीं होता है, आर्टल नहीं होता है, तो लेबोरेटरी होती है उसमें वेन ब्रिज जनरेटर हमारा काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, यानी कि उस सर्किट का कुल करंट और प्रतिरोध क्या है जिसके 3 किलो ओम, 6 किलो ओम और 6 किलो ओम के 3 रेजिस्टेंस को 30 वोल्ट सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़ा गया है। तो इसमें यानी कि कुल करंट और प्रतिरोध पूछा है। तो सबसे पहले प्रतिरोध यानी कि किस में है उस सर्किट का, एक मिनट, किस में जोड़ा है? सीरीज में जोड़ रखा है। ठीक है, सीरीज में जोड़ रखा है, सप्लाई हमारे पास 30 वोल्टेज है और करंट हमें पूछा नहीं है। तो यहाँ पर यानी कि पहले सीरीज क्रम में रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं, 3 किलो ओम, 6 किलो ओम और 6 किलो ओम। तो 6 और 6 12 और 3 15 किलो ओम इसका रेजिस्टेंस आएगा। तो जो जिसमें 15 किलो ओम ऑप्शन में नहीं है वो कट जाएंगे। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन में 15 किलो ओम है ये ठीक हो जाएगा, मतलब सी में भी है और इसमें भी नहीं है। तो मतलब अब हमारे ऑप्शन बचे एक तो सी और एक बी। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा आएगा। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि आई बराबर क्या होता है वी बटा आर। तो आई बराबर वोल्टेज कितना है 30 वोल्टेज, वोल्टेज कितना है 30 वोल्टेज और हमारा प्रतिरोध कितना है आर टी बराबर कितना आया 15 किलो ओम। तो यहाँ पर 15 किलो ओम। ठीक है, ऑप्शन में देखूंगा मैं तो सभी में मिली एम्पेयर में मान दिया गया है। तो मिली एम्पेयर जब के को काट दूंगा तो मान मिली एम्पेयर में आ जाएगा। जब 15 का भाग 30 में लगाऊंगा तो 2 बार आ जाएगा। तो 2 मिली एम्पेयर कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं फ्लक्स का 1 वेबर बल्कि खालिस्तान चुंबकीय लाइनों के बराबर है। जो फ्लक्स होता है वो 1 वेबर, तो चुंबकीय फ्लक्स 1 वेबर बराबर किस में होता है? मैक्सवेल में। तो 1 वेबर में 10 की घात 8 मैक्सवेल होता है। तो इसमें 10 की घात 8 मैक्सवेल कौन सा है? ए 10 की घात 5 नहीं, 10 की घात 6 नहीं, 10 की घात 7 नहीं, 10 की घात 8, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसमें 1 वेबर में 10 की घात 8 मैक्सवेल रेखाएं होती है, मतलब 1 वेबर में 10 की घात 8 मैक्सवेल रेखाएं होती है। इसको हम अगर लिखा जाए तो 1 वेबर बराबर 10 यानी कि 100 मेगा लाइनें, मेगा लाइनें भी बोल सकते हैं, मेगा में हो जाता है यानी कि 10 की घात 6 और ये जो 2 जीरो है तो 6 जीरो तो इसके आगे आएगी और 7 और ये एक 8, तो यही बात हो जाएगी। लेकिन अभी कभी कभार लिखा हुआ मिल जाए मेगा लाइनें तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। सर्ज टैंक खालिस्तान की सुरक्षा के लिए होता है। जो सर्ज टैंक होता है किसकी सुरक्षा के लिए होता है? सर्ज टैंक कहाँ पर होता है? जैसे कि जो वाटर से टरबाइन घुमाए जाते हैं जहाँ पर बड़े बड़े अल्टरनेटर लगे होते हैं, तो वहाँ पर यानी कि इस प्रकार से इस प्रकार नदी होती है, मतलब इस प्रकार पानी का भराव होता है और यहाँ पर एक नाला होता है छोटा सा, तो इसके ऊपर यहाँ पर लगाया जाता है सर्ज टैंक। इस प्रकार से जो क्या होता है कि इधर अगर पानी इसके अंदर इतना जल्दी से नहीं जा पाता है तो इसके अंदर स्टोर हो जाता है, इसी को बोला जाता है सर्ज टैंक। और फिर यहाँ से यानी कि पानी आगे जाके वाल्व सिस्टम में जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वाल्व सिस्टम।
मतलब पानी सबसे पहले नदी से यानी कि इस नाले के अंदर आएगा, नाले से यानी कि यहाँ पर आएगा। यहाँ पर यानी कि अगर पानी यहाँ से तेज़ आ रहा है और यहाँ पर पानी का बहाव इतना तेज़ है कि यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है, तो पानी एक्स्ट्रा पानी कहाँ से ला जाएगा, सर्ज टैंक में। और यहाँ से जो यहाँ पर वाल सिस्टम होता है, भाई कितना पानी खोलना है, टरबाइन को जितना पानी तेज़ खोलेंगे टरबाइन तेज़ से घूमेगा, और जितना कम खोलेंगे वाल को तो टरबाइन कम घूमेगा। उसके बाद में यहाँ पर होती है टरबाइन, यहाँ पर होती है टरबाइन। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। तो सर्ज टैंक किसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, पेन स्टॉक। तो पेन स्टॉक कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर पेन स्टॉक, ये पाइप होता है इसको पेन स्टॉक बोला जाता है। तो पेन स्टॉक को फटने से बचाने के लिए सर्ज टैंक लगाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो अतिरिक्त पानी होता है, एक्स्ट्रा पानी होता है, वो आ जाता है और यानी पेन स्टॉक को फटने से बचा लेता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 120 वोल्ट और 12 एम्पेयर के एक 60 साइकिल वाले एसी सर्किट में खालिस्तान का ट्रू पावर वैल्यू क्या है। ट्रू पावर वैल्यू मतलब ये आपसे पूछा है कि इसका ट्रू पावर वैल्यू क्या है। तो 120 वोल्ट और 12 एम्पेयर के 60 साइकिल वाले एसी सर्किट में खालिस्तान का ट्रू पावर वैल्यू कितना है। तो सी, इसके अंदर यानी कि 720 वाट आएंगे। 720 वाट कैसे आएंगे, एक मिनट पानी पी लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33, तो क्या हो गया इसके आंसर, यानी कि 720 वाट। फिर क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। किसी चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय विभव को यानी कि खालिस्तान के संदर्भ में मापा जाता है। किसी चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय विभव को किसके संदर्भ में मापा जाता है। तो जो चुंबकीय सर्किट होता है, तो चुंबकीय सर्किट में जो चुंबकीय विभव होता है, जैसे कि वैद्युतिक परिपथों में जो विद्युत वाहक बल होता है उसको ईएमएफ से मापते हैं, उसी प्रकार से चुंबकीय सर्किट में चुंबक वाहक बल को किससे मापेंगे, एमएमएफ से। तो इसके अंदर एमएमएफ हो जाएगा। ईएमएफ से, ईएमएफ किस में मापेंगे, वैद्युतिक परिपथों में। और फेराड किस में मापेंगे, कैपेसिटेंस में। कुलम्ब किस में मापेंगे, आवेश में। और गोस ये अलग हो जाएगा। तो मतलब इसमें एमएमएफ आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। एक साइनोसाइडल करंट का फार्म फैक्टर, ठीक है, एक साइनोसाइडल करंट का फार्म फैक्टर क्या हो गया, एक साइनोसाइडल करंट का फार्म फैक्टर 1 है, ठीक है, ये सिंबल नहीं है, 1 है, यहाँ पर 1 मान लिखा हुआ है। तो एक साइनोसाइडल करंट का फार्म फैक्टर 1 है। अगर करंट का औसत मान 20 एम्पियर है तो करंट का आरएमएस मान क्या होगा। तो आपसे क्या पूछा है, आरएमएस मान, जबकि इसका फार्म फैक्टर कितना है, 21, और करंट का औसत मान कितना है, 20। तो इसका आपसे आरएमएस मान पूछा है। तो फार्म फैक्टर बराबर क्या होता है, फार्म फैक्टर बराबर होता है आरएमएस मान बटा औसत मान। तो औसत मान, आरएमएस मान हमें पूछा है, तो औसत मान इधर जाके इससे गुणा हो जाएगा। तो फार्म फैक्टर यहाँ पर कितना है, फार्म फैक्टर है 1, तो 1 बराबर आरएमएस बटा औसत मान कितना है, 20। तो जब 20 को इधर ले जाकर गुणा करेंगे तो 20 इंटू 1 20 ही आएगा। 20 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 20 आएंगे। तो 20 से हमारे कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा मापक उपकरण चुंबकीय फील्ड की शक्ति को मापता है। इनमें से कौन सा मापक उपकरण चुंबकीय फील्ड की शक्ति को मापता है। जैसे कि गैल्वेनोमीटर धारा के विक्षेप को मापता है, ओम मीटर प्रतिरोध को मापता है, क्लैंप मीटर यानी कि परिपथ में बिना किसी बाधा के धारा को मापता है, वाट मीटर यानी कि शक्ति को मापता है, और गोस मीटर होता है वो किसको मापता है, चुंबकीय फील्ड की शक्ति को। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन हो जाएगा गोस मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 37, किसी पदार्थ का वह गुण जो करंट के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है, करंट के प्रवाह का विरोध करेगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। क्या कहलाता है, प्रतिरोध। तो इसके अंदर सी ऑप्शन, मतलब ये बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38, किसी सर्किट में 20 ओम का रेजिस्टेंस 0.5 एम्पेयर का करंट प्रवाहित करता है तो पूरे रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितनी होगी। तो किसी सर्किट में 20 ओम का रेजिस्टेंस 0.5 एम्पेयर, तो इसमें पूरे रजिस्टर में वोल्टेज ज्ञात करना है। तो V बराबर होता है I इंटू आर, ओम के नियम के अनुसार V बराबर I इंटू आर। तो V बराबर I कितनी है, 0.5, और R बराबर कितना है, 20।
तो जब इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, एक छोड़ के, मतलब इसमें 10 वोल्ट हो जाएगी, 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट कौन से में, बी ऑप्शन में, तो इसके अंदर बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बीच की उंगली क्या दर्शाती है। जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है उसमें फ्लेमिंग की जो बीच की उंगली होती है, तो इस प्रकार से यानी कि तीनों उंगलियों को 90 डिग्री के एंगल पर बाएं हाथ के नियम के अनुसार इनकी बीच की उंगली क्या दर्शाएगी। जो यानी कि मध्य पहली उंगली होती है वो किसको दिखाएगी, एम को, मतलब मोशन को, घुमाव बल की दिशा को। और जो तर्जनी उंगली होती है, सॉरी ये अंगूठा दिखाएगा, ये मध्य उंगली। और जो बीच की उंगली होती है वो किसको दिखाएगी, कंडक्टर से होकर गुजरने वाली धारा को। तो इसमें इस प्रकार से जो अंगूठा होता है वो मोशन को, फिर वो फोर्स को, और ये धारा को। तो कंडक्टर से होकर प्रवाहित होने वाली धारा को दिखाएगी, वोल्टेज को नहीं दिखाएगी, कंडक्टर से होकर प्रवाहित होने वाली करंट को की दिशा को दिखाएगी। ठीक है, ये बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चुंबकीय फील्ड को नहीं, बल की दिशा को नहीं, बल की दिशा को तो अंगूठा दिखाएगा, प्रतिरोध उसमें दिखाता नहीं। तो इस प्रकार से इसके अंदर 39 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। सीरीज से जुड़े तीन कैपेसिटरों के लिए कुल धारिता का पता लगाइए जहां उनकी अलग अलग धारिताएं, ठीक है, कौन से क्रम में जुड़े हैं ये आपको ध्यान रखें, सीरीज क्रम में। और अलग अलग धारिताएं कितनी है, 12 मिलीफेरेड, 13 मिलीफेरेड और 25 मिलीफेरेड। तो सीरीज में यानी कि सभी को जोड़ना नहीं है, घटाना है। ठीक है, सीरीज में जुड़ा हुआ है कैपेसिटर की कुल धारिता, तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी, जैसे कि 50, 13 और 12, तो सभी को जोड़ दीजिए, जैसे कि 12 और 13 25, और ये 25 50 मिलीफेरेड, इसमें 50 मिलीफेरेड कौन सा है, डी। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस बाद में क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। सिंगल फेज एसी सर्किट में पावर को खालिस्तान द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो सिंगल फेज सर्किट होता है, एक तो 3 फेज सर्किट और एक सिंगल फेज सर्किट। जो सिंगल फेज सर्किट होता है उसमें यानी कि वोल्टेज इंटू धारा इंटू कोस फाई से यानी कि पावर को व्यक्त किया जाता है। जो 3 फेज सर्किट होता है, अगर मान लीजिए यानी कि फेज पर ज्ञात करें तो उसमें एक फेज का पावर ज्ञात करेंगे तो वीपी इंटू आई पी इंटू कोस फाई। अगर ये संतुलित लोड पर है, फेज का माप यहाँ पर लिखा है, या से तीनों फेजों के मान से गुणा कर देंगे तो ये उसका मान आ जाएगा। अगर मान लीजिए ये लाइन वोल्टेज से ज्ञात करा है तो लाइन वोल्टेज इंटू लाइन धारा इंटू कोस फाई, तो यहाँ पर √3 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों याद करने हैं। तो इसमें सिंगल फेज का पूछा है तो सिंगल फेज में वी आई इंटू कोस फाई, वी आई इंटू कोस फाई ये रहा यहाँ पर। तो इसके अंदर ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है कि एक बिना फिल्टर के रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट क्या है। एक बिना फिल्टर का रेक्टिफायर है, उसका आउटपुट क्या है ये आपको बताना है। तो जो एक यानी कि बिना फिल्टर का रेक्टिफायर होता है उसका यानी कि रेक्टिफायर क्या काम आता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो एसी से डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर उपयोग में लिया जाता है, लेकिन रेक्टिफायर यानी कि शुद्ध डीसी में परिवर्तित कभी नहीं करता है विद्युत धारा को। कौन सी में करता है, यानी कि कंपाइन मान डीसी होती है, तो जो फिल्टर उसको फिल्टर करने के लिए उसके अंदर सर्किट लगाए जाते हैं। तो ये क्या है, बिना फिल्टर के रेक्टिफायर है। तो शुद्ध एसी नहीं देगा, स्थिर डीसी कभी नहीं देगा, कंपाइन मान एसी नहीं, कंपाइन मान डीसी देगा। इसमें यानी कि विद्युत धारा इस प्रकार से चलेगी। ठीक है, ये 0 है, ये प्लस है, यानी कि नेगेटिव में नहीं जाएगी, पॉजिटिव में 0 से पॉजिटिव तक इस प्रकार कंपाइन मान होके चलेगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। वायर के 150 टर्न कोयल में मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है जिससे होकर 2 एम्पीयर करंट प्रवाहित होता है। यानी कि वायर के 150 टर्न कोयल में मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है, एमएमएफ क्या है जिससे होकर 2 एम्पीयर का करंट प्रवाहित होता है। तो एमएमएफ बराबर क्या होता है, एमएमएफ बराबर एटी, मतलब ए क्या है एम्पियर और टी क्या है उसमें लगाई गई लपेट की संख्या। तो जो एमएम होता है एटी, इसमें से किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो एमएमएफ
बराबर एम्पेयर कितना है, यानी कि 2 एम्पेयर, और टी कितना है, टी मतलब टर्न्स की संख्या, टर्न की संख्या कितनी है 150। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे 300 एम्पेयर टर्न। सॉरी, इस टी को यानी कि बड़े अक्षर से लिखना है, तो एम्पेयर टर्न, तो इससे कौन सा है 300, ये डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। एम को एम्पेयर इंटू टर्न से ज्ञात किया जाता है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट का बैटरी चार्ज होने की स्थिति क्या दर्शाता है। इलेक्ट्रोलाइट का खाली स्थान बैटरी चार्ज होने की स्थिति को दर्शाता है, मतलब उसका रंग दर्शाता है, द्रव्यमान दर्शाता है, गाढ़ापन, विशिष्ट गुरुत्व, ये तापमान। जब इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व की जो स्थिति चेंज होती है तो वो बैटरी को यानी कि चार्ज होने की स्थिति दर्शाता है, तो विशिष्ट गुरुत्व इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, यानी कि पूरे रजिस्टर्स में विभवांतर का पता लगाइए जब 5 ओम के रजिस्टर में प्रति सेकंड 125 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि पूरे रजिस्टर में विभवांतर का पता लगाइए जब 5 ओम के रजिस्टर में प्रति सेकंड 125 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो इसमें किस प्रकार से करेंगे हम, तो इसका सूत्र हो जाएगा V² बराबर H इंटू आर। सबसे पहले ऊष्मा का सूत्र लगाइए, ऊष्मा बराबर क्या होता है I² इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ये हो जाएगा। जब ऊष्मा इसके अंदर 125 जूल दे रखी है, 5 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, तो इसके अंदर केवल हमें क्या ज्ञात करना है, वोल्टेज। समय प्रति सेकंड, तो इसमें समय आ जाएगा t बराबर 1 सेकंड। तो जब इस सूत्र का अगर वोल्टेज ज्ञात करना है तो v के अनुसार लिखेंगे, तो I² इंटू आर टी, इसको हम लिख सकते हैं P इंटू टी के रूप में। देखिए एक बार फिर से देखिए, H बराबर होता है I² आर टी। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर I² आर इसी प्रकार से रहने दीजिए, I² इंटू आर, और फिर इधर क्या जाएगा, जो ये किसके बराबर हो जाएंगे, पावर। तो पावर का सूत्र क्या होता है I² इंटू आर लिख सकते हैं हम। तो H बराबर क्या हो जाता है, H बराबर V² बटा आर इंटू टी भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र हमारे पास निकल के आया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वोल्टेज। तो वोल्टेज V² बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज ये वाला है, तो V² बराबर क्या हो जाएगा, H आर इधर जाके इससे गुणा हो जाएगा इंटू आर बटा टी, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इस सूत्र से हम हल करेंगे, तो V² बराबर H का मान कितना है 125 जूल इंटू आर का मान कितना है 5 ओम, यहाँ पर 5 ओम। इन समय कितना है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड समय कितना है 1 सेकेंड। जब इसको गुणा करेंगे 125 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा 625। तो 625 किसका मान आया, V² का। तो V² बराबर 625, हमें मान ज्ञात करना है V का। तो V बराबर होगा 625, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 625 का मान होता है 25, 25 गुणा 25 करेंगे 625 आएगा। यहाँ पर वोल्टेज कितनी आ जाएगी 25 वोल्ट, तो 45 में हमारा आ जाएगा 25 वोल्ट। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर 45 में हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा 25 वोल्ट। फिर अब क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। कुंडल के वोल्टेज की गणना करें जिसमें 160 ओम की बाधा है और कुंडल के माध्यम से धारा प्रवाह 4 एम्पेयर है। यानी कि कुंडल के वोल्टेज की गणना करें जिसमें 160 ओम की बाधा और कुंडल के माध्यम से प्रवाहित धारा कितनी है 4 एम्पेयर। तो देखिए यहाँ पर प्रतिबाधा ज्ञात करना है, तो प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए प्रतिबाधा किससे दर्शाते हैं, एक्सेल से। तो एक्सेल से दर्शाते हैं, तो जो प्रतिबाधा होती है वो प्रतिबाधा बराबर कितनी है यहाँ पर 160 और आई बराबर कितनी है 4 एम्पेयर, ये यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर एक्सेल बराबर हो जाएगा, तो वी बराबर क्या होता है प्रतिबाधा इंटू धारा, एक्सेल इंटू आई। वी बराबर आई इंटू आर होता है, आई इंटू आर। तो आर क्या है प्रतिबाधा, तो एक्सेल भी क्या है प्रतिरोध है। तो इसी प्रकार से एक्सेल इंटू धारा को गुणा करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज का मान आ जाएगा। 160 गुणा 4 करेंगे, 160 गुणा 4, जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16 चौके 64, 640 वोल्ट। 640 वोल्ट कौन से ऑप्शन में है, लगभग बी ऑप्शन में है। 640 वोल्ट है, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा
राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए 47 नंबर, क्वेश्चन नंबर 47, एक इलेक्ट्रिक मोटर की शक्ति निर्धारित करें जो 220 वोल्टेज लाइन से 5 एम्पीयर लेता है। तो यहाँ पर किस प्रकार से शक्ति निर्धारण करेंगे, जैसे हमारे पास सबसे पहले दिया गया V बराबर 220 वोल्ट, I बराबर 5 एम्पीयर, ये दिया गया है। तो शक्ति ज्ञात करने के लिए पावर हमें ज्ञात करनी है, तो P बराबर होता है V इंटू आई। तो V कितना है यहाँ पर 220 और I का मान कितना है 5। जब इसको गुणा करेंगे तो 0 5 10 और 2 12, तो 1200 वाट, 5 दूनी 10, ये 11 ही होंगे, 1100 वाट। तो इसके अंदर कौन सा है 1100 वाट, ई ऑप्शन। तो ई ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, एक सोलेनोइड कोयल की प्रतिबाधा पाएं जिसमें 30 ओम का प्रतिरोध होता है और 40 ओम की अपरिवर्तनीय प्रतिक्रिया होती है। एक सोलेनोइड कोयल की प्रतिबाधा कितनी है 30 ओम और इसका 40 ओम की अपरिवर्तनीय प्रतिबाधा है। तो इसका क्या ज्ञात करना है इसमें, एक सोलेनोइड कोयल की प्रतिबाधा क्या है, तो प्रतिबाधा ज्ञात करनी है हमें। तो R बराबर कितना दे रखा है हमारे पास 30 ओम और XL बराबर कितना दे रखा है हमारे पास 40 ओम, ठीक है, इस प्रकार से। और Z हमें ज्ञात करना है, तो Z ज्ञात करना है, तो Z ज्ञात करने का सूत्र होता है Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, XL है XL का स्क्वायर। तो Z स्क्वायर बराबर हो जाएगा Z स्क्वायर बराबर R कितना है 30, 30 का स्क्वायर प्लस XL कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर। इधर ही ले लेता हूँ बगल में, ठीक है। Z स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर कितना हो जाता है 900 प्लस 40 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1600, ठीक है, ये हो गया। जब Z स्क्वायर बराबर 900 और 1600 को मैं जब जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 2500। तो Z स्क्वायर का मान 2500 है, तो Z का बराबर हो गया रूट 2500। इस प्रकार से जब Z को मैं इस प्रकार से सोल्व करूंगा तो रूट 2500 का मान आ जाएगा 50। यहाँ पर 50 ओम हमारी प्रतिबाधा आ जाएगी। इसमें से 50 ओम कौन सा है, ये C ऑप्शन। तो C ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं आप। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये वीडियो अगर कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। टेक्निकल हेल्पर में आपको ये यानी टेक्निकल संबंधी परीक्षाओं में आपके बहुत कारगर सिद्ध होने वाले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। एक उपकरण है जो AC विद्युत मोटरों के साथ अस्थायी रूप से लोड और टार्क को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा है वो, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 फिर से देखिए, वो एक उपकरण है जो AC विद्युत मोटरों के साथ अस्थायी रूप से लोड और टार्क को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब अस्थायी रूप से, तो टेकोमीटर है ये शाफ्ट की गति मापता है, क्लैंप मीटर है ये धारा मापता है, शाफ्ट स्टार्टर है तो सॉफ्ट स्टार्टर ही मापेगा, ठीक है। लोड को यानी कि कम और टॉर्क और लोड को कम स्टार्टर द्वारा ही किया जाता है। पोटेंशियोमीटर है जो विभव मापता है। इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एक संभावित अंतर 12 वोल्ट के साथ दो बिंदुओं पर 2 कूलाम्ब के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम कर सकता है, ठीक है। एक संभावित अंतर है 12 वोल्ट का और 2 बिंदुओं पर 2 कूलाम्ब के चार्ज को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम कर सकता है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दिए क्या क्या गए हैं, एक तो वोल्टेज दिया गया V बराबर 12 वोल्ट और Q कूलाम्ब बराबर 2 चार्ज। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात है काम, मतलब वर्क ज्ञात करना है। तो W बराबर होता है V इंटू क्यू, मतलब वोल्टेज इंटू चार्ज, ये बराबर शक्ति आ जाती है। तो W बराबर होता है V कितना है 12 और Q कितना है 2। जब 12 को 2 से गुणा करें 24 जूल, वर्क किस में आता है जूल में, 24 जूल हमारा D ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यानी कि 50 क्वेश्चन हम हल करेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 से 100 तक टेक्निकल के, उनको हम नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि टेक्निकल हेल्पर के बारे में टेक्निकल एजुकेशन बस यूट्यूब चैनल पर हल करवाए जा रहे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो। तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।